हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें पिछले साल में आए हुए सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है बुक, उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे उसको। तो आइए देखते हैं लोग। ये देखिए, यह बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 7 तारीख 8वां महीना 2024 का। ये एग्ज़ाम 7 तारीख 8वां महीना 2024 को हुआ था। उसमें ये सारे क्वेश्चन आए थे। इनको आज हम लोग रिवीजन करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन है ऑप्शन ए है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका। ऑप्शन बी है निजी हित याचिका। ऑप्शन सी है जनहित याचिका और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट आदेश का ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो ये इसमें से ऑप्शन राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है ये देखते हैं लोग। तो जनहित याचिका का मतलब है कभी कभी कहीं कहीं कुछ गलत हो रहा होता है जिसको कोई देख रहा है या उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं रहा है, अब वो सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल हो गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट खुद से उस गलत काम को लेता है और या उस गलत काम को जिसके साथ नहीं भी हो रहा है वो भी उस गलत काम के खिलाफ जाके रिपोर्ट लिखा सकता है। उसी को बोला जाता है जनहित याचिका। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए सांसद, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड है निर्वाचन आयोग और फोर्थ है डी है उपराष्ट्रपति। तो किसी भी देश का मतलब वो किसी भी देश में नहीं, इंडिया को ही मानेंगे कि इंडिया में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इंडिया में कानून बनाने का अंतिम अधिकार सांसद के पास होता है। किसके पास होता है? इंडिया में कानून बनाने का अंतिम अधिकार सांसद के पास होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण सांसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब हुआ जो बजट होता है, तो बजट कौन रखता है, कौन पेश करता है? तो बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। सांसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आमतौर पर हर वर्ष या फरवरी या मार्च माह में प्रस्तुत किया जाता है बजट। एक साल का बजट फरवरी
लास्ट फरवरी तक या मार्च के स्टार्टिंग में या मार्च तक इसको दोनों सदनों के समक्ष ला दिया जाता है। अब देखते हैं लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है का फर्स्ट ऑप्शन है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के मुख्य रूप से संघ और राज्य के बीच राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा शामिल है। तो इसका क्या हुआ? ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्य व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। अब देखते हैं लोग 5 क्वेश्चन। सेवा रिगपा क्या है? सेवा रिगपा, तो ये हम लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं लोग। सेवा रिगपा हिमालयी क्षेत्र के एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो तिब्बती बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर होता है। इसे आमची चिकित्सा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग? सेवा रिगपा एक बौद्ध धर्म का चिकित्सक पद्धति है जिसको आमची चिकित्सक भी बोला जाता है। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी। ये हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक चिकित्सक पद्धति है। क्या है? ये बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध था और उस टाइम की चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। तो आप देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कब किया था? तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कब किया था? तो ये मार्च 2024 में किए थे। ये पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है जो कोलकाता में प्रधानमंत्री ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है चेन्नई, फोर्थ है बेंगलुरु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ किया था? कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर तक। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगर ये आया है मेट्रो से रिलेटेड तो मेट्रो से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड वो भी है कि सबसे पहले ट्रेन कहाँ पे चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर। अब देखते हैं लोग 7 क्वेश्चन नंबर 7। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाने के लिए दिया जाता है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो भू अस्थायी उपग्रह नहीं है जो। अब देखते हैं लोग 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जीसेट भू अस्थायी उपग्रह है और उसके बाद एडसेट भी है भू अस्थायी उपग्रह और हैमसेट भी है।
ये जो ऑप्शन डी है जुगनू, ये नहीं है, ये भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या होता है। समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित होता है। तो समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है जो भाई और बहन के रिश्ते के लिए समर्पित होता है। किसके लिए? भाई और बहन के रिश्ते के लिए समर्पित होता है। उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो ऑप्शन ए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्हीं को ताजमहल बनाने का दायित्व सौंपा था शाहजहां ने। उसके बाद का राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। यही ताजमहल के वास्तुकार थे, मतलब उसके आर्किटेक्चर थे, उसको कैसे बनाना है कैसे नहीं यही बताने वाले थे, मतलब आसान भाषा में ठेकेदार यही थे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं लोग। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इस कौन सा? राजगिरी। तो जीवक राजगिरी का निवासी था और ये भगवान बुद्ध का एक पर्सनल चिकित्सक भी था, व्यक्तिगत चिकित्सक भी था। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो यही उनकी देखरेख कर रहा था। ये बिंबिसार का बेटा था, जीवक बिंबिसार का बेटा भी था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपनी वैध शिक्षा ग्रहण किया था। जीवक जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की पढ़ाई किया था और ये राजगिरी का रहने वाला था और ये जो भगवान बुद्ध है उनका पर्सनल डॉक्टर भी था, मतलब देखरेख करने वाला था। उसके बाद देखते हैं लोग, ये गद्यांश है। ये हो गया गद्यांश। तो इसको आप लोग पढ़ के बना सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको ध्यान से पढ़ने के बाद ये रहा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड यहाँ पे दिया है 12 से लेके 14 तक का क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड है, तो ये भी गद्यांश से रिलेटेड ही पढ़ने के बाद बनेगा। और उसके बाद ये 14 है, ये भी इसी से बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं लोग 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान का कितना रूल है कि राज्य की विधानसभा से कितने विधान परिषद होंगे? तो उसमें ये देखते हैं लोग ऑप्शन। राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 3/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत की विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। तो निश्चित तो की गई है, लेकिन इसका ऑप्शन सी है। ये पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो राज्य में विधानसभा में सदस्य हैं वो
परिषद, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो 1/3 ही होंगे उसके। राज्यसभा के सदस्य अगर 10 गो हैं, मान लीजिए 10 गो है, तो उसमें से 3 संविधान सभा के चुनाव हुए थे। मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में हुआ था संविधान सभा का चुनाव सबसे पहले। और उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद संविधान का गठन हुआ। और उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं लोग, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद में से कौन हटाता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वही हटा सकता है, लेकिन वो अपने मनमानी से नहीं हटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के लिए दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हाँ ये हट सकते हैं, तभी उनको हटाते हैं राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति अपने मनमानी से नहीं हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो पॉप की आवाज करते हुए नाइट्रोजन गैस जलती है। नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो जो जिस टाइप से जलती है उसी को बोलते हैं, मतलब फट फट के जलती है, तो वो फटती है तो पॉप की आवाज आती है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस जलते समय पॉप की आवाज के साथ जलती है। अब उसके बाद देखते हैं लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार होता है? तो अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार होता है? जेल टाइप का तो नहीं होता है अंडे की जर्दी, फोम भी टाइप का नहीं होता है, इमल्सन टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड भी होता है और थोड़ा सा नरम भी होता है। तो जेल टाइप का नहीं होता है, ना फोम टाइप का होता है। फोम टाइप का होता तो दाबने पे दबता, तो वो दबता भी नहीं है और टूट भी जाता है, तो उसको बोलते हैं इमल्सन। अंडे की जर्दी क्लोराइड कौन सा प्रकार का होता है? तो इमल्सन टाइप का होता है। अब उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 20। आयरन का परमाणविक प्रतीक क्या है? तो आयरन का परमाणविक प्रतीक क्या है? तो क्या है आयरन का परमाणविक प्रतीक? Fe। आयरन का परमाणविक प्रतीक क्या है? Fe। Fe एक लैटिन शब्द है। Fe क्या है? एक लैटिन शब्द है जो फेरियम से लिया गया है। इसका अर्थ भी लोहा ही होता है। आयरन का परमाणविक सिद्धांत होता है 26। आयरन का परमाणविक सिद्धांत क्या होता है? 26। और इसका आवर्त सारणी में ग्रुप 8 में ये होता है। आवर्त सारणी में इसका स्थान होता है ग्रुप 8 में। और ये इसमें ध्वनि की चाल होती है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं लोग। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था
क्या होती है? तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था ये होती है sp3। जल में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसकी संकरण अवस्था sp3 होती है। ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा होता है और इस पर 2 4 इलेक्ट्रॉनों के समूह से ऑक्सीजन परमाणु sp3 में संकरण होता है, संकरण अवस्था में होता है। तो यह ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अब देखते हैं 22। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज एक बुक है जिसके लेखक है राहुल संस्कृतायन। यह एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक यात्री है जो साहित्यकार थे। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो ये यात्रा मतलब ये भारत के ही थे जो यात्रा कर कर के अलग अलग देशों में जाके लिखते थे। इन्हें यात्रा साहित्यकार का जनक भी कहा जाता है। वे भारत के सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक थे जिन्हें अपने जीवन का 45 साल यात्राओं में बिताया था। ये जो राहुल संस्कृतायन थे ये अपने 45 साल यात्रा ही किए थे सिर्फ, और यात्रा कर कर के बुक अलग अलग देशों में जाके अलग अलग बुक को लिखे थे। तो यही है, यूरोप में जब गए थे तो स्केच रिपोर्टाज एक बुक लिखे थे, उन्हीं के लेखक है ये राहुल संस्कृतायन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं लोग। को सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मिलान ये करना है, छाती पर मूंग दलना, ये मुहावरा है तो इसका क्या होगा? और उसके बाद छावा साथ रह के परेशान करना, क्या हुआ? साथ रह के परेशान करना। तो इसमें देखेंगे लोग ए का 4 कितने में है? तो ए का 4 2 में है, ए और सी में। अब उसके नीचे देखते हैं लोग, छाती पर पत्थर रखना। तो रखने का मतलब हुआ धैर्य पूर्वक किसी कष्ट को सहना। अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है तो वो सह रहे हैं, तो उसका मुहावरा में अर्थ ये हुआ कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। क्या हुआ? धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। अब थर्ड सी का छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना का मतलब हुआ ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना, अगर कोई काम कोई कर रहा है तो उसकी छाती पे कोई बोल दे तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा है क्या, कि तुमको कष्ट है, मतलब उसको कष्ट हो रहा है, तो ईर्ष्या करना। अब थर्ड हो गया छाती ठोकना। तो थर्ड का तो ये हो ही जाएगा, फोर्थ का तो हो ही जाएगा 2, कठिन कार्य है तो प्रतिज्ञा करना। छाती ठोक के बोल रहे हैं कि ये हम कर देंगे, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए का 4 है, बी का 1 है। तो इसमें देखेंगे लोग, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही है? तो इसमें से पूछ रहा है ये कौन सा समास विग्रह सही है। ऑप्शन नंबर 24 का तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। के लिए जिसमें रहता है उसमें उसको तत्पुरुष समास ही कहा जाता है। ये सारे तत्पुरुष समास है, लेकिन राइट ये हुआ राजा के लिए सभा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं लोग 25 में है, यहाँ पे डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। अब देखते हैं लोग 24 का हुआ निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही है? सही नहीं है।
24 क्वेश्चन का आंसर हुआ। निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इसमें हम लोगों को अच्छे से देखना है कि ये क्या बोल रहा है, लास्ट में देखना है सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो ये इसमें से ये राज्यसभा, राज्य के लिए सभा, राजा की सभा होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त, ये भी सही है, ऋण की मुक्ति। सेना नायक, सेना का नायक, ये भी सही है। तो इसमें गलत ये हुआ, राजा के लिए सभा, राजा का सभा होगा। इसका सही ये होगा राजा का सभा, राज्यसभा का समास विग्रह। लेकिन ये दिया क्या है, राजा के लिए सभा, तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ई। अब इसके बाद देखते हैं लोग 25। क्वेश्चन देखते हैं लोग। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। मतलब किसने कोशिका में स्थित जीव द्रव्य का नाम दिया, तो ये दिए थे जेई पुंकिंजे। जेई पुंकिंजे का नाम है जॉन इवेंजेलिस्टा पुंकिंजे। इन्होंने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। कब दिया था, 1839 में। अब उसके बाद देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पदार्थ पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक मतलब आंतरिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने वाला सरल अस्थायी उत्तक होता है। कौन सा होता है, सरल अस्थायी उत्तक। और सरल अस्थायी उत्तक को हम लोग एस्केरेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्केरेन काइमा। या मोटी और एस्केरेन काइमा कहा जाता है, या मोटी और कठोर कोशिका भित्ति वाले मृत उत्तक होता है। यह क्या होता है, एस्केरेन काइमा मोटी और कठोर कोशिका भित्ति वाले मृत उत्तक होता है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं लोग 27 देखते हैं लोग। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है लोग, तो हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है लोग। किस रूप में संग्रहित करती है लोग, स्टार्च के रूप में। यह भोजन पौधों के अलग अलग हिस्सों में जमा होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यह भोजन अलग अलग जगहों पे जमा होता है स्टार्च प्रक्रिया से, और पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपनी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो वो आप देखते हैं लोग 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त। या कुछ समय के लिए ऐसा ये स्याही होता है कि 5-6 दिन तक नहीं मिटता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि वोट में कोई धोखाधड़ी नहीं करे, कोई 2-3 बार आके वोट नहीं दे। अब उसके बाद देखते हैं लोग 29 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संसद में पारित हुआ था। और यह अधिनियम 12 मई 2005 को पारित हुआ था।
और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 12 मई 2005 को पारित हुआ था, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो इसमें बस यही पूछा है कि कब पारित हुआ, तो 2005। अब देखते हैं लोग 30 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएनओ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, जिसमें आ जाता है, मोटा अनाज में आ जाता है मक्का, आ जाएगा रागी, ज्वार, बजरा, ये सब आ जाता है मोटा अनाज में। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 31 क्वेश्चन है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तारकाय अनुपस्थित होता है, प्लेस्टिस या रसधानियां। तो सभी लगभग में तारकाय अनुपस्थित होता है। क्या होता है अनुपस्थित? तारकाय। कि कोशिका भित्ति नहीं होगा तो वो तो पादप बनेगा ही नहीं, रसधानियां नहीं होगा तो उसके अंदर भोजन कैसे जाएगा? रसधानियों द्वारा ही तो वो अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये लगभग में ये तारकाय अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तारकाय। 32 क्वेश्चन ये है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन जनन अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका भित्ति कई नाभिक बनाते हैं और फिर प्रत्येक नाभिक एक नई कोशिका विकसित करती है। क्या करती है? इसमें बहुविभाजन प्रजनन होता है और अलैंगिक प्रजनन होता है। तो उसमें से क्या होता है? बहुविभाजन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक कोशिका भित्ति अलग अलग नाभिक बना लेंगी और उसके बाद दूसरी कोशिका विकसित कर लेंगी। उसके बाद देखते हैं लोग 33 क्वेश्चन। हाइड्रा में 3 क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुकुलों की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो इसका आंसर ये है बी, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। अब उसके बाद देखते हैं लोग 34 क्वेश्चन। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें फर्स्ट है, कुछ सरीसृप में लिंग का निर्धारण मतलब नर या मादा का निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। मतलब कि ताप होगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किस लिंग का निर्धारण होगा, टेम्परेचर कम होगा तो किस लिंग का निर्धारण होगा, वो पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो इसमें हो गया, इसका ऑप्शन हो गया 34 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण निषेचित अंडे, अगर कोई किसी पक्षी का अंडा है और उसके लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो उसका लिंग निर्धारण होता है ऊष्मायन ताप पर। मतलब अगर वो ज्यादा ताप हीट होता है तो उसमें अलग लिंग होगा, अगर वो कम हीट होता है तो उसमें अलग लिंग होगा। तो लिंग का निर्धारण इसी टाइप से होता है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ये हो गया 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो
बच्चा खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान मतलब बच्चा खेल रहा है, अभी खेला नहीं है, अभी वर्तमान में है और खेल उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है किंतु वह अभी पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। नॉर्मल भाषा में देखिए, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और वो पूरा नहीं हुआ है, उसके बीच में कोई पूछे कि ये कौन सा काल है, तो उसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब देखते हैं लोग 36 स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो स्वागत में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का। किस शब्द का? सु। तो ऑप्शन ए सही है, सु। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अब देखते हैं लोग 37 निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं इसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प सही कौन सा है? निम्नलिखित के वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से सही वाक्यांश क्या होगा? तो 37 को देखते हैं अब हम लोग। 37 निम्नलिखित में वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो 37 का हो गया, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। इसका आंसर ये हो गया 37 का ए। गाय को पालने वाला गोपाल, गोपाल नहीं हो सकता, गौपालक होता है, तो ये गलत हो गया। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, दत्तक भी सही है। किए गए उपकार को मनवाने वाला कृतज्ञ, तो ये संगत और असंगत का इसमें खेल है। संगत मतलब सही और असंगत मतलब गलत। तो बिना सोचे समझे किया गया विश्वास को क्या बोलते हैं? अविश्वास। अविश्वास बिना सोचे समझे किए गए विश्वास को विश्वास ही बोलते हैं, लेकिन इसको अविश्वास नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 37 का क्या हो जाएगा? ए। ये तीनों सही है। गौपालक भी कहा जाता है, गाय को पालने वाले को गोपाल, और गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहा जाता है, और किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहा जाता है। और अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 38। गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो 38 का गोरु मृदा गुजरात का एक प्रकार का नवीन जलोढ़ मृदा है। यह मृदा मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। ये जो गुजरात में गोरु जो मृदा है, ये मृदा गुजरात में एक प्रकार की गोरु नवीन जलोढ़ मृदा है जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है, और ये मृदा अधिक उपजाऊ होती है। गुजरात में नवीन कप मृदा किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो गया गोरु। ये अधिक उपजाऊ होती है, ये नदियों द्वारा लाई जाती है, लाए गए अवसादों से बनती है, इसमें कृषि बहुत अधिक होती है। ये गुजरात के गोरु मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कप मृदा को गोरु मृदा भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 30। गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में नवीन कप मृदा को गोरु मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? गोरु मृदा।
गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में नवीन कप मृदा को गोरु मृदा के नाम से जाना जाता है। यह अधिक उपजाऊ होता है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना होता है। तो गुजरात के इस कप मृदा को गोरु मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लोग 39 क्या है क्वेश्चन। तो 39 ये है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इनकी अपतटीय सक्रिय के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियताओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है? तो अपतटीय का मतलब वो तटीय क्षेत्रों में कुछ ले जाना हुआ या वहां से लाना हुआ वो भारी सामान है, तो कुछ नजदीक के क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा देती है। तो ये हो गया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। क्या हो गया? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ऑप्शन डी। ये है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी जो अपतटीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। क्या करती है? अपतटीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा। अब देखते हैं लोग 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? क्या था? सबसे अधिक। तो भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। क्या था? बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था। बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते थे। यही दिल्ली में सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? 2011 के अनुसार भारत में बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था और सबसे ज्यादा भारत का वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत के वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था और यह अभ्यास 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 के बीच चला था। यह अभ्यास कितना चला था? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक चला था। कितना चला था? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक। अब उसके बाद देखते हैं लोग 42 क्या है। बिहार टेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरी एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो किस श्रेणी में जीत हासिल की है? मीडिया लॉर्ड डिस्पैच सेंटर क्या है? मीडिया लॉर्ड डिस्पैच सेंटर में जीत हासिल की है। ये 2023 का तीसरा एलटीडी उत्कृष्टता पुरस्कार मीडिया लॉर्ड डिस्पैच सेंटर श्रेणी में मिला था। यह पुरस्कार बिहार टेस्ट लोड डिस्पैच सेंटर को मिला था। क्या मिला था? मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर 2023 में मिला था। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरा एलटीडी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में हासिल की थी? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मीडिया लॉर्ड डिस्पैच सेंटर। अब उसके बाद देखते हैं लोग 33। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है।
लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्या होगा? मुजफ्फरपुर जिले में। क्या होगा? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो क्या होगा? मुजफ्फरपुर जिले में। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। यह लीची के उत्पादन और प्रसंस्करण के अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान है। अब उसके बाद देखते हैं लोग 44 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? गुणवत्ता का मतलब जनसंख्या के बारे में नहीं बताता है। तो जनसंख्या के बारे में साक्षरता दर, ये भी जनसंख्या से रिलेटेड है। जीवन प्रत्याशा, ये भी जनसंख्या से रिलेटेड है। और लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये भी लोगों से रिलेटेड है। तो कौन सा जनसंख्या से रिलेटेड नहीं है? मुद्रास्फीति या अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि को दर्शाता है। जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और क्रिया शक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, सीधे तौर पे यही तीनों जनसंख्या को निर्धारित करते हैं, ये नहीं करता है मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था के तौर पे कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पे नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो 45। उसके बाद देखते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार क्रियाओं का मतलब हुआ वो व्यापार के लिए नहीं हो, वो व्यक्ति पर्सनल हो। गैर बाजार मतलब नहीं उसको खरीदा जाता हो और नहीं उसको बेचा जाता हो, उसका उत्पादन ही खुद के लिए किया जाता हो, उसको बोला जाता है गैर बाजार। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। राम के पास एक गाय है और इसका दूध राम के पास एक गाय है और इसका दूध वो स्वयं उपभोग करता है। ये उसी की गाय है और उसी का दूध वो उपयोग करता है, तो ये गैर बाजार है। बाकी सब तो मोहन एक कृषि है और वह फसल बेचता है, ये तो बाजारी हो गया। ये बेचने के पर्पज से उत्पादन कर रहा है। जो चीज बेचने के पर्पज से उत्पादित नहीं किया जाता है उसी को बोला जाता है गैर बाजार। और उसके आगे देखते हैं लोग 46। क्या हो रहा है? 46 का क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों के मतलब ये हुआ कि विश्व स्तर पे सामान का उत्पादन हो, जो भी प्रोडक्ट हो उसका उत्पादन हो और अलग अलग देशों में उसकी कंपनी हो, ये सब होता है बहुराष्ट्रीय निगमों का मतलब। बहुराष्ट्रीय निगमों का मतलब अलग अलग देश में अलग अलग, एक ही कंपनी अलग अलग देशों में अपनी कंपनी स्थापित करे और उसका उत्पादन करे और अलग अलग देशों में बेचे। बहुराष्ट्रीय निगमों का मतलब यही हुआ। अब देखते हैं, ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये एग्जाम्पल है। किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया इसका सही आंसर? ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं 48। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव the following sentence. Identify the objective in the following sentence. Adjective इसका नहीं गया। Identify adjective in the following sentence का हो गया आंसर all. All men must die का आंसर हो गया सी। all है एडजेक्टिव। ठीक है, अब उसी टाइप का ये भी होता है प्रोफिक्स और सफिक्स। तो ए क्या है?
प्रोफिक्स ए। तो इस किस में प्रोफिक्स ए सही है? तो इसका देखते हैं हम लोग सी, ऑप्शन सी, अवेक। अवेक मतलब उठना होता है, इसमें प्रोफिक्स लगा है, ए प्रोफिक्स है, वेक अवेक, वेक अवेक, इसमें ए लगा दिए हैं प्रोफिक्स, तो ये अवेक हो गया है। इसी का मतलब होता है प्रोफिक्स। अब देखते हैं लोग प्रोफिक्स का, प्रोफिक्स के आगे का क्वेश्चन है 50। 50 क्या है? तो 50 नंबर क्वेश्चन ये है, फिफ्टी, वह स्थान जहां शुक्राणु अंड से समान होता है, शुक्राणु अंड से सामना होता है, वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो जो शुक्राणु होते हैं कहाँ पे अंड से मिलते हैं, अंडाणु से मिलते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो डिंब वाहिनी। क्या कहा जाता है? डिंब वाहिनी। जो गर्भाशय में उपस्थित होता है और जहाँ पे शुक्राणु अंडाणु एक जगह मिलते हैं, उसी को बोला जाता है डिंब वाहिनी। आज का ये सेशन खत्म हुआ। आप देखेंगे लोग पार्ट 2 में 15 से आगे 100 तक के सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर कराया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।